नमस्कार दोस्तों, मैं पिंकी शर्मा। आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कथांतर में। आज इस वीडियो में मैं आपके लिए सरोज वर्मा जी द्वारा लिखी कहानी जिसका शीर्षक है कोयला भई ना राख सुनाने जा रही हूँ। यह कहानी का अंतिम भाग है, तो चलिए सुनते हैं कहानी कोयला भई ना राख। स्त्री का घर नहीं होता, वो तो शरणार्थी है। ये सब बचपन से सुनते आ रही थी कि बेटी पराया धन है, बेटे वंशधर होते हैं। स्त्री के पास अपना कुछ नहीं होता, ना घर, ना सरनेम, ना परिवार, ना इज्जत, ना जाति, ना धर्म। सब कुछ पुरुष का दिया हुआ है। बहुत घबराहट सी थी मन में, पर मैं तो एक मिशन पर निकली थी। इससे मन के सारे दुराग्रहों को निकाल फेंक लंबी सांस ले तन कर बैठ गई। एयर कंडीशन क्लास में बैठने का ये पहला मौका था। रास्ते भर बचपन हिलोरे लेता रहा। कब मुंबई सेंट्रल स्टेशन आ गया पता ही नहीं चला। मुझे फ़ोन पर हिदायत दी गई थी कि ये इस ट्रेन का आखिरी पड़ाव है, इससे मैं अपनी सीट पर ही बैठी रहूं, वो मुझे आकर ले जाएंगे। मैं अपनी सीट पर बैठी ही थी और वे लोग आकर मुझे अपने घर ले गए। रास्ते भर कार में वे दोनों बातें करते रहे कि मैं उनके साथ रहूंगी। इसकी भनक भी पड़ोसी को नहीं होनी चाहिए। वे लोग पूरी प्रक्रिया को गोपनीय रखना चाहते थे। शायद बाद में बाहर ये बताना चाहते हो कि बच्चा मैडम की कोख से ही बाहर निकला है। फिर साथ में रहने से पता चला कि वे मुंबई के भी नहीं हैं, किसी बाहर गांव से आए हैं। अगले दिन श्रीमान ही अकेले मुझे उस सेंटर लेकर गए। डॉक्टर ने मेरी माहवारी के बारे में पूछा और सारे ब्लड टेस्ट कराए। घर आकर दीदी यानी श्रीमती ने मुझे समझाया कि मैं किसी से कोई बात ना करूं। मुझे तुरंत 2 लाख रुपए घर भिजवाने के लिए दे दिए। मुझे बड़ी राहत मिली और अच्छा भी लगा। दीदी बड़ी भली थी और मेरा बड़ा ख्याल रखती थी। मैं तो उन्हें दीदी भैया कहकर पुकारती थी। दीदी और भैया का प्यार देख मुझे दुख भी होता था कि क्यों ईश्वर ने उन्हें ये मजबूरी दी। भैया दीदी को डार्लिंग और दीदी उन्हें कभी जानू तो कभी जान कह के पुकारती थी। एक बार मैंने उनसे बात करने की कोशिश की तो दीदी ने बड़े प्यार से समझाया कि इसमें मेरी ही भलाई है कि मैं कुछ ना जानूं, सिर्फ पैसे से ही मतलब रखूं। मैंने भी सोचा कि सचमुच इसमें ही मेरी भलाई है। वे लोग अच्छे लोग थे। वो मेरी पहचान को भी छुपाए रखना चाहते थे। पैसे वाले लोग थे, इससे बम्बई शहर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं थी। आखिर वो दिन आ ही गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतजार था। मुझे फर्टिलिटी सेंटर जाना था। वहां मुझे उन महाशय के शुक्राणु इंजेक्ट करवाए जाने थे। मैं दीदी और भैया के साथ बॉम्बे के उस पॉश इनफर्टिलिटी सेंटर पहुंची। वहां इतने सारे लोगों को देखकर मैं कुछ सोचने लगी। तभी अचानक जोर की आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ, क्या सोच रही हो? अपने आप को संभाल कर मैंने जवाब दिया, डर लग रहा है दीदी। यहाँ मेरी पहचान किसी और नाम से थी। मेरा खून लेकर मुझे वहाँ बेंच पर बैठ प्रतीक्षा करने को कहा। इस बीच दोनों पति पत्नी वहाँ से उठकर बाहर चले गए। मन ने कहा शायद अपनी पहचान छुपाने के लिए ऐसा कर रहे थे। तभी किसी जूनियर डॉक्टर की जोर से आवाज़ आई, पेशेंट नंबर 42, ऑल रिपोर्ट्स नॉर्मल, ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव, वी कैन टेक हर। बड़ी डॉक्टर ने उसी जूनियर डॉक्टर को ऑर्डर दिया, अरे हस्बैंड को बुलाओ, स्पर्म कलेक्ट करना है और पेशेंट को प्रोसीजर रूम में ले लो। ओव्यूलेशन चेक करना है। मुझे तो काटो तो खून नहीं। इन लोगों का तो रोज का काम है। मेरी तो जान सूखे जा रही थी। तभी किसी ने आकर मेरा हाथ दबाकर ढांढस दिया। सिर उठाकर देखा तो दीदी थी। लगातार मेरे बालों को सहलाने लगी। तभी वहीं जूनियर डॉक्टर जोर से चिल्लाई, परफेक्ट ओव्यूलेशन बस कभी भी हो सकता है। दीदी के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ने लगी। पहले मुझे ये सब नहीं पता था कि स्त्री के ओवम को गर्भाशय से बाहर निकाल पुरुष के स्पर्म के साथ मिलाकर एक जाइगोट बना फिर सरोगेट मदर के गर्भाशय में 9 महीने के लिए रखा जाता है, यानी उधार की कोख। यहाँ तो मेरा ओवम भी शामिल था। एक नए जीवन को रचने में मतलब मैं न केवल सरोगेट मदर बल्कि सचमुच ही माँ बनने वाली थी।
मैं भूल गई कि मैं कहाँ हूँ और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। दीदी का चेहरा उतर गया और थोड़ा गुस्सा भी उनके चेहरे पर झलकने लगता है। थोड़े प्यार और थोड़े गुस्से से मुझे डांट लगाई। व्हाट इज़ दिस? यू नो एवरीथिंग राइट। फिर ये रोना धोना क्यों? फिर मैंने रोते रोते दीदी से माफ़ी मांगी। किसी तरह मन को समझाया कि किसी गैर मर्द के स्पर्म से अपने ओवम का मिलन करवाना शायद मेरी नियति थी। 4-5 जूनियर डॉक्टर मुझे घेर कर खड़े हो गए। मुझे दोनों पैरों को दूर दूर फैलाने को कहा गया। एक डॉक्टर के हाथ में सिरिंज थी और उसके अंदर सफ़ेद तरल पदार्थ था। मैं समझ गई जिस दिन के लिए हर लड़कियां इतने सपने संजोए रहती है, मेरे साथ वो सिरिंज कर रही थी। मैं तो डरी हुई थी। दीदी मेरा हाथ पकड़े बार बार रिलैक्स रिलैक्स बोलते जा रही थी। दीदी और डॉक्टर दोनों ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे ढांढस दिया और मुझसे बातें करते हुए ही सारी प्रक्रिया पूरी हुई। मुझे थोड़ी देर वहाँ लेटे रहने का आदेश मिला हुआ था। मैं लेटे लेटे सोचने लगी कि दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई। विज्ञान ने हमारी अनुभूतियों को पूरी तरह खत्म कर दिया। कब ओवम और स्पर्म का मिलन हो, एक नई जिंदगी का जन्म होता है। इसका पता तो माँ को कभी चलता ही नहीं। वो तो जब माहवारी नहीं होती और उल्टियाँ होनी शुरू होती है, यूरिन का टेस्ट होने के बाद पता चलता है कि अब गर्भ में एक नई जिंदगी पल रही है। इस काम के लिए जब मेरी अंतरात्मा मुझे धिक्कारती और फिर दूसरे ही पल मुझसे कहती, कोई बात नहीं, तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है, शरीर तो मिट्टी का बना है, तुम महान हो। माँ के लिए इतना बड़ा बलिदान, सालों से अंदर दबाए एहसासों, अनछुए अनुभवों को यूं किसी पर कुर्बान करना कोई आसान बात तो नहीं। ऐसे ही मैंने स्वयं को समझाया और जीवन को हालातों पर छोड़ दिया। मेरी मजबूरी जानकर मेरे कोख के सौदागरों ने मुझे कॉन्ट्रैक्ट से कहीं बहुत ज़्यादा पैसा भी दिया था घर भिजवाने के लिए। समय गुजरने लगा। ठीक 1 महीने बाद मुझे सुबह सुबह उल्टियाँ होने लगी। दोनों पति पत्नी बड़े खुश दिखने लगे। मुझे समझ ही नहीं आता था कि इस नए मेहमान के आने की खुशी मनाऊं या जिंदगी बर्बाद होने का गम। मन में तो वही पुरानी मान्यताएं भरी थी। कुंवारी माँ, छी छी। मेरे अंदर एक युद्ध चल रहा था जो स्वयं से था। फिर सोचा कि ये तो बस अब 9 महीनों की बात थी। फिर मैं कहाँ और मेरे पेट में पलने वाले नन्ही जान कहाँ। फिर सोचा कि जिंदगी भी कैसे कैसे रंग दिखाती है। ऐसी कल्पना तो मैंने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की थी। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। उसकी खुशी मुझे बच्चे के मालिकों के चेहरे पर दिख रही थी। मेरे खाने और दवाइयों का बड़ा ध्यान रखा जाता। मेरे चेहरे पर अब नूर भी आ गया था। पेट थोड़ा बाहर भी आने लगा था। दीदी हर 15 दिन में मुझे चेकअप के लिए डॉक्टर के पास ले जाती। अल्ट्रासाउंड मशीन में बच्चे की छोटी छोटी उंगलियां मुझे दिखाई जाती। दिल में एक हुक सी उठती थी। दीदी मशीन के सामने बैठ बच्चे से बड़ी देर तक बात करती। मशीन के अंदर बच्चे की सारी हलचल देखती। कभी नन्ही सी जान जम्हाई लेती तो कभी नन्हे नन्हे पैरों को मारते दिखती। सचमुच सब कुछ कितना अच्छा लगता था। अभी प्रेगनेंसी के 7 हफ्ते बीते ही थे कि अल्ट्रासाउंड मशीन में डॉक्टर ने इस नन्ही जान के दिल की धड़कन दिखाई दी। डॉक्टर ने आला मेरे कान में रख मुझे बच्चे के दिल की धड़कन सुनाई। मन तो बल्लियों उछलने लगा, लेकिन तभी दीदी ने तुरंत आला मेरे कानों से हटा तुरंत अपने कानों में लगा लिया और डॉक्टर से कहा, व्हाट इज़ दिस? डॉक्टर, चाइल्ड इज़ माइन। इसे क्यों सुनवा रहे हैं ये बच्चे की धड़कन? मैं बहुत मायूस हो गई। मैं बार बार पेट पर हाथ रख कोशिश करती कि मुझे भी बच्चे की दिल की धड़कन सुनाई दे, पर सब बेकार। फिर भी ऐसा लगता ही था कि एक नन्ही जान अंदर पल रही है। अभी तक सुना ही था कि कोख के बच्चे के साथ माँ का भी नया जन्म होता है। ये तो खुद पर चरितार्थ हो रहा था। पता नहीं कैसे मैं खुद का पेट सहला खुद से बातें करती। ज्यों ज्यों समय बीतता जा रहा था, मेरा उस नन्ही सी जान से लगाव भी बढ़ता जा रहा था। मैं हमेशा मन ही मन मुस्कुराती रहती थी और अपने उभरे हुए पेट से चिढ़ने के बजाय मेरे लिए वो गर्व का विषय बन गया था।
नहाते वक्त मिनटों पेट पर ही साबुन लगाती रहती और ऐसा महसूस करती मानो अपने बच्चे को नहला रही हूँ। बीच बीच में बात भी करते जाती। ठंड तो नहीं लग रही है ना? तुम्हें साफ रहना भी तो ज़रूरी है ना? ये सारी बातें बाहर जाती तो मेरी कोख के मालिक घबरा जाते कि ये क्या ड्रामा चल रहा है। दीदी मेरे पास आ मेरे सिर पर हाथ फेर कर पूछती, व्हाट हैपनिंग, एनी प्रॉब्लम? क्या हुआ डियर? इतना समय क्यों लगा नहाने में? तबीयत तो ठीक है? मैं चुप हो छत की तरफ एकटक देखने लगती और मन में कहती कि मेरी कोख में पल रही ये नन्ही जान कभी जान भी नहीं पाएगी कि उसकी असली जननी मैं हूँ। रोज़ सपने में कोई मुझे माँ कहकर पुकारता और मैं झट से उठ पुकारने वाले को ढूंढती और फिर निराश हो लेट जाती तो समझ आता कि ये आवाज़ तो मेरे अंदर से ही आ रही है। मुझे तरह तरह के इंजेक्शन और दवाइयाँ दी जा रही थी। अल्ट्रासाउंड टेस्ट से ये पता चल गया था कि बच्चे के सभी अंग नॉर्मल हैं। फिर कुछ दिनों बाद मैंने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उनकी सूरत देखे बिना ही मुझे उससे अलग कर दिया गया। ये कहते कहते अंबिका रो पड़ी। तब रुद्राक्ष उसे चुप कराते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, अब तो मैं तुम्हारे लिए बच्चों की फौज खड़ी कर दूंगा। ये सुनकर अंबिका रोते रोते हंस पड़ी और बोली, सच? तुम सही कहते हो ना? बिल्कुल सच। अब तुम्हें पल पल पश्चाताप की आग में नहीं जलना पड़ेगा। तुम सालों से ऐसे बेमतलब से जल रही हो, इसके कारण तुम ना कोयला भई ना राख। मैं तुम्हें अब और जलने नहीं दूंगा। फिर रुद्राक्ष ने अंबिका से शादी कर ली और कुछ महीनों बाद उसने एक बेटी को जन्म दिया। अब अंबिका का जीवन खुशहाल था, लेकिन उसने सुना कि उसके माँ बाप अब उसकी सबसे छोटी बहन को इस काम में डाल रहे हैं। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कहानी का यह अंतिम भाग भी आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।